का चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए चैप्टर में सबसे पहला जो शब्द आ रहा है वो है पदार्थ। ठीक है, तो आसपास यानी हमारे जो चारों ओर हैं, तो जहाँ भी बच्चों आप नज़र दौड़ाएंगे जो चीज़ भी आपको दिखाई दे रही है वो सभी क्या है, पदार्थ है ना। तो जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है जिसको आप महसूस कर पा रहे हैं वो सारी चीज़ें पदार्थ हैं। जैसे कि अब अगर मान लीजिए हम भोजन करते हैं, पत्थर है, बादल है, तारे हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, पशु वगैरह हैं, तो यहाँ पानी की बूंद है, सारी चीज़ क्या है, वास्तव में पदार्थ हैं। तो बात यहाँ जब पदार्थ की आई, आपको समझ में आ गया चारों ओर चीज़ें पदार्थ है, तो इससे कुछ निष्कर्ष निकल के आया। क्या निष्कर्ष निकल के आया कि कोई जो भी वस्तुएं हैं जो हम अपने चारों ओर देख रहे हैं उनका कुछ ना कुछ क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और साथ ही बच्चों वो जहाँ पर भी रखी हुई हैं, जैसी भी स्थिति में है, वो कुछ ना कुछ स्थान लेती हैं। ठीक है, तो सभी पदार्थ जो है उनका कोई ना कोई द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरते हैं। तो प्राचीन काल में मनुष्य क्या होता था बच्चों कि अपने जो सारे आसपास की चीज़ें थी उनको समझने का प्रयास करता था, और उसको जो दार्शनिक थे हमारे प्राचीन, उन्होंने जो पदार्थ है उनको 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था, जिन्हें क्या कहा जाता है, पंच तत्व कहा जाता है। ठीक है, ये 5 तत्व क्या, उनका ये मानना था कि इन्हीं 5 चीज़ों से जो है सारी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव वस्तु हो चाहे वो निर्जीव वस्तु है। वो 5 चीज़ें थी क्या बच्चों, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। तो ये 5 चीज़ें थी जिसके अनुसार जो है सभी वस्तुएं बनी हुई हैं। ऐसा जो है हमारे जो दार्शनिक थे उन्होंने माना, और जो यूनानी दार्शनिक वगैरह थे उन्होंने भी जो है पदार्थ को इसी प्रकार से वर्गीकृत किया था कि पंच तत्वों से मिलकर के पदार्थ बना हुआ है। अब जो आधुनिक वैज्ञानिक थे उन्होंने पदार्थ को उनके भौतिक गुण और रासायनिक प्रकृति यानी रासायनिक गुण के आधार पर जो है वो 2 प्रकार से उन्होंने उनको विभाजित किया। यानी पदार्थों के भौतिक गुण के आधार पर जो है पदार्थ होंगे और साथ ही जो है उनके रासायनिक गुणों का भी हम अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर बात आती है पदार्थ का भौतिक स्वरूप, यानी पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा है, किस तरीके से हमें वो दिखाई दे रहा है। तो पदार्थ बच्चों, कोई सा भी पदार्थ हो जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसके बारे में सोचिए। तो वो पदार्थ बच्चों कणों से मिलकर के बना है। कण मतलब छोटे छोटे से कणों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तरीके की पहले के समय में विचारधाराएं प्रचलित थी कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतह के होते हैं, मतलब उनका ये था कि सतह होता है जो लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। और कुछ लोग मानते थे कि पदार्थ जो है वो रेत की तरह के कणों से मिलकर के बने होते हैं। तब ये 2 बातें थी, लेकिन इस तरीके से जो है वो खोज हुई। तो यहाँ पर एक प्रयोग किया गया, देखिए क्रियाकलाप दिख रहा है आपको 1.1। इसमें क्या है, 100 ml का बीकर लेना है, उसमें जल से भर देना है उसको आधा, ठीक है, और वहाँ पर निशान लगा देना है। अब उसके बाद नमक या चीनी जो भी आपके पास है उसको जो है कांच की छड़ की मदद से जल में घोलना है। अब आप देखेंगे कि नमक और चीनी का क्या होगा, तो नमक और चीनी तो घुल जाएंगे, करके देखा भी होगा आपने जब शरबत बनाते हैं, नमक डालते हैं आप मान लीजिए और चीनी मिलाते हैं, तो उसमें होता क्या है, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो उसमें घुल जाती हैं, यानी गायब हो जाती हैं। कहाँ गायब हो जाती हैं, क्या जल का स्तर कोई कुछ बदलता है? तो यहाँ पर जो है ऐसा तो कुछ होता नहीं है, ऐसा हमें दिखाई नहीं देता है। तो इससे हमें ये बात निष्कर्ष निकल के आई, या यह बात स्वीकार हमें करनी होगी कि जो सभी पदार्थ जो हैं वो कणों से बने होते हैं, यानी कुछ ना कुछ कण होता है। ठीक है, क्योंकि जो नमक था या चीनी था ना वो पूरे पानी में घुल गई। अब बात आती है बच्चों कि वो आखिर गई कहाँ। तो जब हम उसमें नमक घोलते हैं जल में या चीनी घोलते हैं, तो नमक के कण या जो चीनी है या शर्करा के कण होते हैं वो जल के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसमें जो है वो समावेशित हो जाते हैं या घुल जाते हैं। यहाँ चित्र आप देख रहे होंगे, ये देखिए चित्र में दिख रहा है पानी है, उसमें नमक मिला दिया गया है, हिलाया है कांच की छड़ से, तो उसमें वो घुल जाता है। तो जाता कहाँ है वास्तव में, वो जल के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसमें जो है वो जा कर के समावेशित हो जाता है, चाहे वो नमक हो चाहे वो चीनी हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो निकल के आ गया निष्कर्ष बच्चों कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अब बात ये आती है कि ये कण कितने छोटे होते हैं, कितना उनकी क्या मतलब कितने छोटे होंगे। तो इसके लिए भी प्रयोग किया गया। इसके लिए बच्चों पोटेशियम जो परमैंगनेट है तो उसके 2 या 3 क्रिस्टल को जो है वो 100 ml पानी में घोल दिया गया। अब क्या किया गया, देखिए चित्र में आप ध्यान से देखिएगा। 100 ml पानी में जो है वो घोल दिया गया, फिर उसमें उसे 90 ml पानी में क्या कहते हैं
90 ml जल में मिला दिया गया। फिर इसे उपरोक्त में से 10 ml निकाल करके फिर उसे भी 90 ml में मिला दिया गया। इस प्रकार से 5 से 8 बार तक इसी तरीके से उसको जो है वो तनुकृत करते रहे। तनुकृत करते रहे मतलब जैसे उसका थोड़ा सा पार्ट 10 ml लिया, फिर पानी में मिलाया, फिर जो पानी में आया उसका 10 ml फिर लिया, दूसरे पानी में 100 ml वाले में मिलाया, फिर जो 100 ml मिलाने के बाद जो पानी आया उसको लिया, उसको फिर तीसरे में मिलाया। इस तरीके से 4 या 5 बार इस प्रक्रिया को करते हैं। तो जल बच्चों, जो जल का कलर होता है वो गुलाबी रहता है, डार्क गुलाबी था, फिर धीरे धीरे करके हल्का होता लेकिन होता जाता है। यानी जल क्या है, अभी भी आपको रंगीन दिखाई देता है। तो अब इससे क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि जो उसके कण हैं वो और छोटे भागों में विभाजित होते जा रहे हैं और एक स्थिति आती है जब उनको और ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो अब ये प्रक्रिया बच्चों, अगर मान लीजिए आपके पास मान लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है तो आपके घर में, सबके घरों में डेटॉल होगा। तो डेटॉल का 2 ml नाप के आप लीजिए, उसको फिर क्या कहते हैं पानी में मिलाइए। फिर उस पानी जो 100 ml पानी में मिलाया, फिर 100 ml वाला पानी है उसमें से 10 ml लीजिए, फिर दूसरे में मिलाइए। इस तरीके से आप कितने भी बार करेंगे तो महक जो है डेटॉल की आपको मिलती ही रहेगी। यानी उसके कण जो हैं वो दूसरे पानी तक पहुँचते ही जा रहे हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकल के आया बच्चों? इससे निष्कर्ष निकल के आया कि पदार्थ के कण जो हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि उसको हम सोच भी नहीं सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। अब यहाँ पर पदार्थ के कणों के जो अभिलाक्षणिक गुण हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जिस तरीके से हमने नमक को या चीनी को घोला था पानी में, तो वास्तव में वो गई कहाँ थी चीनी? वो जो जल के बीच, अणुओं के बीच रिक्त स्थान था उसमें चली गई थी। तो इससे क्या निष्कर्ष एक निकल के आया था हमारे पास में कि चाहे वो नमक चीनी हो, चाहे वो डिटॉल हो या पोटेशियम परमैंगनेट हो, जो भी हमने बच्चों एक्सपेरिमेंट किया तो उससे ये निकल के आया कि पदार्थ के कणों के बीच में कुछ ना कुछ रिक्त स्थान होता है, जिसके बीच में ये कण जो हैं वो दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों के बीच में समावेशित हो जाते हैं या मिल जाते हैं। तो ये क्या दिखाई देता है? तो वास्तव में हमें दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन उनके बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान होता है जिसमें दूसरे पदार्थ के कण जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं या समावेशित हो जाते हैं या हमें तब दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो यही प्रक्रिया बच्चों, जब चाय बनाए हम थोड़ी सी चाय पत्ती डालते हैं, कॉफ़ी डालते हैं या नींबू पानी बनाते हैं तो क्या होता है, ये नींबू का रस हो गया, चाय हो गया है, कॉफ़ी हो गया, ये सब क्या होता है, जो पानी है या जिस चीज़ में भी हम दूध में जिसमें भी बना रहे हैं तो वो उसके कणों के रिक्त स्थानों में वो समावेशित हो जाते हैं, जिसके कारण वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। और क्यों समावेशित हो जाते हैं? क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। तो निष्कर्ष क्या निकल के आया कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या पॉइंट है पदार्थ के कणों के गुणों के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट आ गया, निष्कर्ष निकल के आ गया कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। अब बच्चों, हम कुछ और क्रियाकलाप करेंगे या कुछ और चीज़ों को सोचेंगे। तो मान लीजिए, जैसे अगर मान लीजिए एक जो है आपका जो ये मान लीजिए ये कमरा है, ठीक है, यहाँ पर हम एक अगरबत्ती रख दें, ठीक, बुझी हुई अगरबत्ती अगर हम रख देते हैं तो आपको इसकी सुगंध लेने के लिए कितनी दूर तक जाना पड़ेगा या कितने उसके पास आप जाएंगे कि आपको सुगंध मतलब सुगंध महसूस हो। तो बुझी हुई बच्चों अगर अगरबत्ती है तो उसकी सुगंध आपको नहीं समझ में आएगी। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम उसे जला देते हैं तब क्या होगा, तब आपको उसकी सुगंध कहाँ तक मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उसकी सुगंध जो है, अगर मान लीजिए आप कमरे में बैठे हैं और 6-7 अगरबत्ती जल रही है तो आपको उस पूरे कमरे में उसकी महक जो है वो मिलती रहेगी या सुगंध आपको मिलेगी। ठीक है, तो इससे अब ये क्रियाकलाप हो गया। अब देखिए इसमें हम कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। दूसरा क्रियाकलाप और हम बच्चों एक कर लेते हैं कि जल से भरे 2 गिलास या बीकर लेते हैं। अब एक बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली कलर की जो भी आपके पास स्याही है उसको डालिए, ठीक है, और दूसरे में शहद डालिए, ठीक है। अब और आप कोने में रख दीजिए कहीं पे भी, ठीक है। अब इसका देखिए कि हो क्या रहा है। तो जब आप स्याही डालेंगे तो तुरंत क्या देखेंगे कि जो स्याही है वो तुरंत जो है उसमें पूरे जिसमें भी डाल रहे हैं हम तो क्या हो रहा है कि जो ग्लास में या पानी में डाल रहे हैं तो स्याही पूरे उसमें जो है वो जाती हुई घुलती हुई प्रतीत होगी, है ना। और शहद जो है,
शहद डालेंगे तो वो भी धीरे धीरे करके उसमें जाएगा। तो स्याही का रंग जो है पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं, तो ये आप इसका प्रेक्षण आप नोट कीजिए। फिर इसके बाद एक और क्रियाकलाप कीजिए। ये सारे बच्चों एक्सपेरिमेंट हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर कर के ही समझ जाएंगे, निष्कर्ष निकाल लेंगे कि वास्तव में हो क्या रहा है। फिर एक गिलास गर्म पानी लीजिए, दूसरे ठंडे पानी से भरे गिलास को लीजिए, ठीक है। उसमें कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डाल दीजिए, है ना, और इसको हिलाइए मत, और उसके बाद उसको रख दीजिए। क्रिस्टल जो है धीरे धीरे करके जो है वो सतह में बैठेगा, ठीक है। तो जब गिलास था तो गिलास में ठोस क्रिस्टल के ऊपर ही के ठीक ऊपर जो है आपको क्या दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे करके समय बीतने पर क्या दिखाई देगा, ठीक है। तापमान के साथ मिश्रित होने में की दर जो है वो बदलती रहती है, और धीरे धीरे करके जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो मिश्रित ज़्यादा होगा। क्यों और कैसे, इसमें भी ये भी एक क्वेश्चन बन करके आ रहा है। तो बच्चों जो हम लोगों ने ये तीनों क्रियाकलाप किए, इससे निष्कर्ष क्या निकल के आया, तो इन तीनों क्रियाकलापों से निष्कर्ष निकल के आया कि जो वास्तव में पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, यानी निरंतर वो क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तभी तो वो जैसे ही हमने स्याही डाली तुरंत चारों ओर फैल गई, है ना, होता है ना ऐसा। तो तापमान बढ़ने से कणों की गति भी जो है, जैसे हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गति भी उनकी तेज हो जाती है, ठीक है। तो तापमान, अब ये भी हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो तीनों क्रियाकलापों में बच्चों हमने देखा क्या कि जो पदार्थ के कण थे वो अपने आप ही एक दूसरे के साथ जो है वो अंतः मिश्रित हो जाते हैं, एक दूसरे में एकदम मिल जाते हैं। यानी जैसे अगर उनके बीच में दो कणों के बीच में रिक्त स्थान है तो वो रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाती हैं, ठीक है, जिसके कारण वो हमें मिले हुए से प्रतीत होते हैं। तो दो विभिन्न प्रकार के पदार्थ के कणों का स्वतः ही मिलना क्या कहलाता है, विसरण की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब जब इससे और एक चीज़ निष्कर्ष के निकल के आया बच्चों कि जब हम गर्म कर रहे हैं तो विसरण जो है वो तेज होता जा रहा है। इस प्रकार से निकल के क्या आया बच्चों कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या आ गया, पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका, जो पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं, ठीक है। अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो उसके लिए फिर से एक नया क्रियाकलाप है। अब इसको जो है एक गेम है, मान लीजिए उसको मैदान में खेलना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम बताया जा रहा है उसी प्रकार से जो है 4 समूह बना करके मानव की श्रृंखलाएं बनाना है। पहला समूह जो रहेगा इदमिस्ती नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कस करके ऐसे पकड़ लेना, जैसे ही चित्र में दिख रहा है, ठीक है। दूसरा समूह जो रहेगा एक दूसरे का हाथ पकड़ के मानव श्रृंखला बना ले। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ले। और चौथा समूह जो है उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूहों में बांटने का प्रयास करे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो 4 जो है समूह, उसमें से ये करना है। पहला समूह जो है देखिए एक दूसरे को कस के ऐसे पकड़े हुए हैं जैसा चित्र में दिखाया गया। दूसरे वाले में केवल हाथ पकड़े हुए हैं। तीसरे वाले में क्या किया उन्होंने, उंगली के सिरे से छू करके एक श्रृंखला बना ली है। और जो चौथा ग्रुप है वो तीनों को अलग करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, छोटे छोटे समूह में बांटने का या तोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो आप ही बताइए बच्चों कि किसको तोड़ना आसान होगा। तो अगर हम अब इस प्रक्रिया में क्या होगा कि अगर हम जो बच्चे उंगली टच किए हुए हैं, केवल एक दूसरे को उंगली टच करके छुए हुए हैं या श्रृंखला बनाए हुए हैं, उनको तोड़ना आसान होगा। तो यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण मान लें, जो बच्चे श्रृंखला बनाए हैं, तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था। तो जो पहला समूह था बच्चों, उसमें लोगों जो बच्चे थे उन्होंने एक दूसरे को अच्छे ढंग से पकड़ के रखा हुआ था, अधिक बल से पकड़ के रखा हुआ था। अब यहाँ पर एक और क्रियाकलाप है बच्चों। अब यहाँ पर दूसरा ये करना है आपको कि एक लोहे की कील और एक चाक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड लेना है। इस पर हथौड़ा मारकर, काट कर या खींच करके उसे भंगुर करने का प्रयास करना है। तो तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कि कौन जल्दी से अलग होंगे, चाक का टुकड़ा कि रबड़ बैंड कि लोहे की कील। तो आप निश्चित रूप से जैसे ही चाक के टुकड़े को हथौड़ा मारेंगे उसके कण अलग अलग हो जाएंगे, है ना। अब एक और क्रियाकलाप करना है आपको कि एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करना है। अब पानी भरा हुआ है, अब उसे उंगली से काटिए, तो क्या जल की सतह कटेगी? नहीं कटेगी। तो क्यों नहीं कट रही है?
तो ये बच्चों जितने भी हम लोगों ने क्रियाकलाप किए, इससे निष्कर्ष निकल के आया कि पदार्थ के कणों के बीच में एक प्रकार का बल लगता है और बल कार्य करता है, और यह बल जो है वो जो कण है उनको आपस में बांधे रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है, तभी तो कुछ पदार्थ अलग हो जा रहे हैं, कुछ पदार्थ जो है नहीं टूट रहे हैं, कुछ को अलग हम नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है कि प्रत्येक पदार्थ, लेकिन ये निष्कर्ष निकल गया बच्चों कि पदार्थ के कणों के बीच में कोई ना कोई बल कार्य करता है, और जिसके कारण वो एक दूसरे से पदार्थ को जो है वो बांधे रखता है। ठीक है, और सब में ये बल जो है या यह आकर्षण बल क्या होता है, अलग अलग होता है। बच्चों आज की वीडियो क्लास में बस इतना ही, और आज का निष्कर्ष क्या है कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्रत्येक हमारे चारों ओर जो है वो पदार्थ है, और पदार्थ जो है सबसे पहला पॉइंट क्या है, अगर हम उसको वैज्ञानिक रूप से अगर डिफाइन करें तो भौतिक और रासायनिक रूप से दो अलग अलग तरीके से हम पदार्थ को मान सकते हैं। तो पदार्थ का अगर हम भौतिक स्वरूप की बात करें तो पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है। पहला हमारा निष्कर्ष निकल के आया कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है, और पदार्थ के कण जो हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिर ये निष्कर्ष निकल के आया कि पदार्थ के जो कण हैं जिनको हम अलग नहीं कर सकते या छोटे छोटे बहुत होते हैं, उनके गुणों की चर्चा की जा रही है। तो जो पदार्थ के कण होते हैं बच्चों, उसमें से हमें ये पता चला कि उनके बीच में कोई ना कोई रिक्त स्थान होता है जिसमें वो घुल जाते हैं, समावेशित हो जाते हैं। दूसरी बात, पदार्थ के कण जो होते हैं वो निरंतर गतिशील होते रहते हैं, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी गतिशीलता जो है वो बढ़ती है। तीसरा पॉइंट क्या निष्कर्ष निकल के आया कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसके लिए बच्चों क्रियाकलाप से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये तीनों पॉइंट, इन तीनों गुणों को आप अच्छे से समझ चुके होंगे, आपके दिमाग में ये तीनों गुण बच्चों बैठ गए होंगे। तो आज की वीडियो क्लास में बच्चों बस इतना ही। अगली वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में कि पदार्थ जो है वो कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है। तो बच्चों अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले बच्चों। और ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।